अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बिज़नेस के हवाले से जो मुझे जो जिस चीज़ का तजुर्बा है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी स्टडी रिसर्च जो कहती है, मैं इस हवाले से कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, लेकिन इस वीडियोस में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इतनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि बिज़नेस को किस तरह ग्रो किया जाता है, बिज़नेस में किस किस चीज़ों को हम देखें। मुझे कोई इतना कोई ख़ास तजुर्बा नहीं, ना ही मेरे कोई अल्फाज में इतना कोई ज़ोर है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं कि क्या है बिज़नेस को किस तरह हम लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। देखिए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, लेकिन जो मेरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही होती हैं, जो मैंने इंटरनेट से जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिज़नेस कितने तरीके से, मतलब कि मैंने इसको बिज़नेस को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मेरे हिसाब से बिज़नेस 3 हिस्सों में होता है आजकल के पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है ना। एक तो होता है बिल्कुल प्रोफेशनल बिज़नेस, ठीक है। दूसरा होता है इंडिविजुअल, और तीसरा होता है अनप्रोफेशनल, और जैसे हम लोकल समझते हैं कि लोकल। अच्छा, अब इस तीनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल, जो लोकल है इंडिविजुअल। अब लोकल इंडिविजुअल बिज़नेस क्या है? लोकल इंडिविजुअल बिज़नेस यही है जो हर कोई आजकल कर रहा है। जैसे कि एज अ रीसेलर, जो व्हाट्सअप पर जो कॉन्टैक्ट होते हैं, हम लोग यहाँ पर स्टेटस रख रहे होते हैं और ग्रुप बना रहे होते हैं, लोगों को पिक्चरें भेज रहे होते हैं और यहाँ से चीज़ें उठा रहे होते हैं, बाय करके हम कस्टमर तक सीधा पहुँचा रहे होते हैं। और इसमें बिल्कुल अगर लोकल देखा जाए तो हम लोग कोई प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते। जैसे कि व्हाट्सएप पर हमारे अक्सर कोई दूसरे स्टेटस चल रहे होते हैं, कभी गाने बजाने, कभी क्या हम लोग कभी कोई डीपियाँ अलग अलग लगा लेते हैं। हम लोग कोई बिज़नेस के हिसाब से कोई नहीं करते, ठीक है। ये होता है लोकल और इंडिविजुअल, जिस पर इस पर भी अर्निंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कम, ठीक है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही होती। हम लोग ऐसा ड्रॉप शिपिंग की तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही होती। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल। ठीक है। प्रोफेशनल पर क्या होता है कि प्रोफेशनल में आपने बिल्कुल अपने आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एक लोगो बनाना होता है, ठीक है। जो आपका समझें एक तरीके से ब्रांड है, कोई भी नाम है, लेकिन एक लोकल की बात कर रहा हूँ, ये भी लोकल पर ही आएगा। जैसे प्रोफेशनल तरीके से उसको आपने लोगो बनाया, अपना नाम बनाया, उसको आपने फेसबुक का पेज बनाकर, इंस्टाग्राम और जहाँ जहाँ ये सोशल मीडिया एक्टिव है, जो आपको कस्टमर जहाँ से मिल सकें। सबसे टॉप पर आप चल रहा है ना, एक तो टिकटॉक चल रहा है, देन इसके बाद आती है यूट्यूब। यूट्यूब के बाद आ रहा है फेसबुक, फिर फेसबुक सॉरी, पहले टिकटॉक आ रहा है, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर फेसबुक। इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने बिज़नेस को हंट कर सकते हैं, आप टारगेट कर सकते हैं, सॉरी, अपने बिज़नेस को, अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं इस पे प्रोफेशनल पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपने बिल्कुल अपने प्रोफेशनल तरीके से एक डीपी बनानी है, एक लोगो तरीके से। उस वही डीपी आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखनी है, फेसबुक पर रखनी है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब एक ही शो होना चाहिए कि आपका बिज़नेस है। उसमें आपने कोई भी एक अपनी पर्सनल एक्टिविटी नहीं रखनी है, चाहे वो आपकी पर्सनल कहीं घूमने फिरने गए हो, खाने पीने गए हो, या आपकी कोई सियासत की कोई बात हो, या आपकी कोई पर्सनल कोई बात हो, या आपने कोई जैसे मिसाल के तौर पर रिलेटेड है कोई आजकल जो स्टेटस पर चल रहा होता है कि किसी को सुनाने के लिए हम स्टेटस लगा देते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं रखनी एज अ प्रोफेशनल जो बिज़नेस अगर आपको लेकर चलना है। इसमें आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट तो ऐसी नहीं लग रही, ना वेबसाइट की लग रही है, ना कुछ भी लग रही है। तो आपको प्रोफेशनल तरीके से रखना पड़ता है, जिसमें आपको लोगो वगैरह सब कुछ नाम करके आपको एक बिज़नेस लॉन्च करना होता है, ठीक है। अब आता है बिज़नेस प्रोफेशनल बिज़नेस क्या है? प्रोफेशनल बिज़नेस देखा जाए तो एक तरीके से आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना गवर्नमेंट से। पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं तो आपने अपना ट्रेडमार्क लॉन्च करना है, जो आपका ब्रांड है, जो आपका काम है, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, चाहे वो किचन की किसी आइटम का हो। बिज़नेस के हवाले से काफ़ी आप आइडिया उठा सकते हैं चैट जीपीटी से, गूगल से। आप चाहें तो अपना छोटा मोटा सर्फ का कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी आप सर्फ कंपनी से बात कर लें, अपना ब्रांड लगाएं, लेकिन ट्रेडमार्क लॉन्च करने के बाद जब आपकी चीज़ लॉन्च करते हैं ना, तो आपका कॉपीराइट कोई नहीं कर सकता। वो कॉपीराइट किसी के पास भी नहीं होगा, कोई हक नहीं किसी को कोई कॉपी बना के, अगर कोई इन केस करता भी है तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं। वो बात अलग है, अपनी यहाँ की गवर्नमेंट जो है किस चीज़ों को ज़्यादा जीत नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर ट्रेडमार्क होता है ना, और फिर बंदा डर डर के वो कॉपी कर रहा होता है एक चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आपने अपना ट्रेडमार्क ले लिया, अपने ब्रांड रजिस्टर कर दिया और आपका एक नाम हो गया, तो फिर आप जब ब्रांड लॉन्च अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, मार्केट में जब लॉन्च करते हैं, तो आपकी अच्छी खासी ग्रो हो जाती है, बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, कस्टमर अच्छे खासे टारगेट हो जाते हैं। क्यों टारगेट है? तो आपका
ट्रेडमार्क है, फिर आपकी एक वेबसाइट बनती है प्रोफेशनल, फिर आप चाहें दराज वगैरह बनते हैं, दराज वगैरह पर लोकल पे भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है वेबसाइट वगैरह हो, ट्रेडमार्क हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा और आपका दराज पर जब स्टोर बनेगा तो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से दराज मॉल की तरह बनेगा, एक बिल्कुल वेरीफाई होगा। ठीक है, अगर आपकी खुद की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपकी खुद की प्रोडक्ट जब होंगी, जब आप ब्रांड रजिस्टर करेंगे, ट्रेडमार्क लेंगे, तो आप बिल्कुल एक आपका ब्रांड हो जाएगा। और उसको आप जब लॉन्च करते हैं, जब आप इसकी अच्छी खासी एड रन करते हैं, अच्छी खासी जब इसकी पोस्टिंग होती है, आप कस्टमर अच्छे खासे टारगेट हो रहे होते हैं, तो आपका फ़ायदा क्या होगा जब ट्रेडमार्क होता है? अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपसे डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बल्क क्वांटिटी में चीज़ उठाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जब बल्क क्वांटिटी में चीज़ें उठाएंगे, फिर आपको आउट ऑफ सिटी की भी जैसे ऑर्डर, जैसे आप डिलीवरी तो हो रही होती है आजकल आउट ऑफ सिटी पर भी, लेकिन फिर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ आप हमें अपना बल्क क्वांटिटी में माल दें, होलसेल में जिसको कहते हैं, तो आपके अच्छे खासे जो है ना आपकी अर्निंग हो सकती है। इधर प्रोफेशनल तरीके से मैं कह रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। तो इस पर जब आपकी देखा जाए ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन ट्रेडमार्क लॉन्च करते वक्त वेबसाइट वगैरह सब 1-1.5 लाख तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा जगह तो 1.5 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है एज अ प्रोफेशनल काम करने में। लेकिन ये है कि आपका एक तरीके का नाम बच जाता है, एक ब्रांड लॉन्च होता है, आप कह सकते हैं कि ये मेरा ब्रांड है। अब आप इंडिविजुअल पर आप नहीं कह सकते कि मेरा ब्रांड है। अगर आपका ब्रांड है, मैं इसकी कॉपीराइट ले जाऊँगा, तो भाई ये तो दानिश भी बैठा हुआ है इस ब्रांड पर, तो आप बोले मेरा ब्रांड है, वो आप कहोगे कि नहीं है तो इसने कॉपीराइट लगाया हुआ, तो इस पर कोई जवाब नहीं बनता, मतलब आप ये नहीं कह सकते। लेकिन जब प्रोफेशनल जब आप ट्रेडमार्क लॉन्च करते हैं, नाम बनाते हैं अपना, तो वो आपका नाम रहता है। जैसे कि आप अभी इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे ब्रांड है जो अपना नाम बनाकर रखा हुआ है, जिन्होंने ट्रेडमार्क लॉन्च किया। अलग बात है यहाँ पे लोग कॉपियाँ लगा लेते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर जो केस नहीं, आप कहेंगे क्या, लोग जो है गुल अहमद की भी कॉपियाँ बना रहे होते हैं, रेप्लिका की, हर कोई कॉपियाँ बना रहा होता है। तो वो बात अलग है कि वो चाहे तो केस कर सकती है कंपनी, लेकिन वो ठंडी बैठी हुई, या हो सकता है कमीशन का चक्कर हो, कुछ ऐसे चक्कर हो, लेकिन इसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, जब कमीशन के चक्कर में अगर 1-2 बंदों को अलाउ करते हैं, हाँ वाले आप रेप्लिका बनाएं, कोई चक्कर नहीं है। 1-2 बंदे की जगह 10 बंदे टूट पड़ते हैं। आप भी चाहो गुल अहमद की कॉपी बना लो, मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप स्टार्ट से अपने बिज़नेस को आप अपने उसमें रखते हैं हाथ में, तो आपका कोई भी नहीं हरा सकता, और कोई भी वो उसको बिज़नेस को आपके नीचे नहीं गिरा सकता। देखें, कंपटीशन हर बिज़नेस में होता है। ठीक है, अब बात आती है कि बिज़नेस को जब आपका ट्रेडमार्क भी हो जाएगा, ट्रेडमार्क भी लॉन्च हो जाएगा, और जब चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, जब अपने ब्रांड लॉन्च करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो कस्टमर किस तरह टारगेट करते हैं। अक्सर हम लोगों में यही है कि बस फ्री में कोई चीज़ें हो जाएं। ठीक है, अक्सर लोगों की सोच होती है फ्री में ही हम लोग सब कुछ कर लें। फ्री में भी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको सोशल मीडिया पे पूरा दिन एक्टिव रहना पड़ता है। इसके लिए आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो कि आपकी इन प्लेटफॉर्म पर जो मैं बता रहा हूँ, एक टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, इस 4 प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव रहे। अब एक्टिव कैसे रहेगा, आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो कोशिश ये करें कि उसको कहें कि सारी पोस्ट एक साथ ना लगा दें। ठीक है, जैसे आप सुबह उठा 4 पोस्ट एक साथ लगा दी फेसबुक इंस्टाग्राम सब, नहीं, ऐसे नहीं है। आप एक पोस्ट सुबह लगाएं, फिर 4 घंटे 3 घंटे के बाद दूसरी पोस्ट लगाएं, हर प्लेटफॉर्म पर घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद इसी दिन की 4 पोस्ट करें। ये मैं फ्री में बताऊँ, और हैशटैग का इस्तेमाल करें। फिर क्या होता है कि फिर 3-4 महीने 6 महीने के बाद जब वो सोशल मीडिया पर जब आपका पेज चल रहा होता है ना, तो सोशल मीडिया देख रहा होता है कि हाँ ये एक्टिव है, तो अपनी जो है ना पोस्ट बूस्ट होने लग जाती है ऑटोमेटिक, फ्री मतलब एक आपकी पोस्ट जो है ना कस्टमर तक जाने लग जाती है। तो इसमें भी आपके कस्टमर जल्दी से हंट हो सकते हैं, एज आ फ्री में आपके कस्टमर टारगेट हो सकते हैं। अब आ जाती है बात पैसों की। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 6 महीने तो वेट नहीं करना, मुझे तो जल्द से जल्द कस्टमर टारगेट करने हैं, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऐड की करनी पड़ती है। ठीक है, ऐड रन करनी पड़ती है, जो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपनी ऐड रन करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ कि उसमें भी आपको कस्टमर जब टारगेट होगा जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। ठीक है, अब इस पर भी मैं आपको खुलासा करता हूँ कि क्यों बिज़नेस लोग कामयाब नहीं हो पाते। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका जैसे कि कुर्ती वगैरह है या कोई कॉस्मेटिक का कोई आइटम है, ठीक है ना। अब आप जिस बंदे से बनवा रहे हैं, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट, आप जिस बंदे से बनवा रहे हैं ना, जब आपका मैन्युफैक्चर कोई और होगा, तो वो क्या करेगा, वो 10 पीस सही बनाएगा, बाकी पीस में वो ऐसा कैसे करके पाकिस्तान में चीज़ें पाई जाती है, ख़ास करके पाकिस्तान में है।
बाहर ऐसे नहीं है। चाइना वाले किसी कंपनी से आप काम करें तो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, वो पैसे अच्छा बताएंगे लेकिन वो चीज़ क्वालिटी वाले। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारा कस्टमर जाए नहीं, तो आपसे मैन्युफैक्चर क्या कहेगा, कोई बंदा अगर 500 की कुर्ती बना कर देना, वो बोला चलो ठीक है मैं 400 की बना दूंगा। तो आपकी सोच ये होगी, अक्सर हम लोगों की सोच ये होती है चलिए आप 100 रुपये बच रहे हैं हम इसको दे देते हैं। अब वो क्या करता है कि वो 10-20 पीस तो अच्छे बना देता है, बाकी 70-80 पीस है ना वो जाने देता है ऐसे। अब आप चेक नहीं करते, अगर आप चेक नहीं करेंगे और कस्टमर तक वो चीज़ चली गई तो कस्टमर देखता है इस ब्रांड से एक चीज़ आई है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, अब इसके मुझे अगर कोई ऑफ़र भी मिलेगी ना 800 रुपये की सेल है तो मैं इससे नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। तो ये कस्टमर की एक सोच होती है, लोगों की भी सोच होती है कि हमें कोई किसी एक शॉप से धोखा मिल जाता है तो हम उस शॉप पर दोबारा नहीं जाते। हाँ, अगर कोई सेल लगे कुछ ऐसा दिख रहा होता है तो फिर हम अच्छी तरीके वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, फिर जाकर वो चीज़ ले रहे होते हैं, वरना फिर नहीं लेते। तो इस तरह से आपको अपनी चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं रख सकते, आप कहते हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, इतने इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और कस्टमर ख़रीदते नहीं हैं, ख़रीदते हैं, बिल्कुल ख़रीदते हैं। अभी आप छोटे छोटे जो मैं ब्रांड बताऊँ ना, तो मेरे ख्याल से बरीरा और दूसरा कौन है, 12-3-4 ऐसे काफ़ी ब्रांड है, मैं बता दूंगा लिंक में। तो वो इंडिविजुअल है एक तरीके से अपने, लेकिन उसने क्वालिटी बड़ी अच्छी रखी हुई है। वो एक सूट मेरे का 3.5, 4, 5 हज़ार की कुर्तियाँ होती हैं, और लेकिन उसकी सिलाई अच्छी है, उसकी कढ़ाई अच्छी है, उसकी बारीकी वाला काम है, उसने कहीं भी अपने जो बनाने में ना कसर नहीं छोड़ी। ले उसके कस्टमर कहाँ से आ रहे होते हैं, उसके कस्टमर जैसे आते हैं डिफेंस से आ रहे होते हैं, और जब जैसे कराची में काफ़ी ऐसे पैसे वाले बंदे हैं, वो देखते हैं चीज़ अच्छी, जब एक बार चीज़ लग जाती है ना फिर वो नहीं देखते कि पैसे कितने हैं कितने नहीं, वो बस बाय करते हैं। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी रखनी है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में है तो वो आप उस प्रोडक्ट को कामयाब कर सकते हैं। अब आ जाती है बात, आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी बनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं होते टारगेट। अब इसकी वजह क्या होती है, देखें सबसे पहले एक बात एक जहन में बिठा दें कि कस्टमर से आपकी दुकान चल रही है, कस्टमर से आपकी बिजली का बिल भरना है, कस्टमर से आपके पैसों से ही आपके नेट का पैकेज होना है, कस्टमर के ही पैसों से आपकी वेबसाइट के सालाना फीस भरनी है, कस्टमर की चीज़ों से हो रहा है सब। कस्टमर पैसे देगा तो चलेगा, कस्टमर पैसे नहीं देगा तो नहीं चलेगा। तो हमें कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विस देनी है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ये कर रहे होते हैं कि कस्टमर ने अगर एक बार मैसेज किया या कुछ किया क्वालिटी वगैरह, तो हम लोग उसको ज़्यादा घास नहीं डालते। हम लोग बोलते हैं भाई खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना भाई टाइम नहीं है हमारे पास, दूसरे कस्टमर है। नए कस्टमर को हम टारगेट मतलब मेहनत नहीं करते। तो अगर आप नए कस्टमर में मेहनत नहीं कर सकते तो आप उसके लिए भी एक बंदा रखें कि आपको इसको कोई भी नया कस्टमर है तो आप उस कस्टमर को आप इनसे रब्ता करें, तो वो खुद गाइड करेगा। फिर जाकर आप, अगर वो कस्टमर कहता है कि नहीं भाई आपकी शो पे आपका ये नंबर है आप मुझे बताएं, तो आप उनको कहेंगे एज अ प्रोफेशनल कि ये हमारे जो हमारे पास पुराने कस्टमर हैं उनको गाइडेंस देते हैं, नए कस्टमर को डीलिंग हमने एक बंदा रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो कहता है कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसने कोई काम किया हुआ है। तो वो फिर आपसे बात कर रहा होता है, उससे बंदे से बात कर, उसको भी आप कहें कि कस्टमर उसको एक नॉलेज होनी चाहिए, एक ट्रिक होनी चाहिए कस्टमर को किस तरह मुझे गाइड करना है। अब मिसाल के तौर पर 1,000 की कुर्ती है, अगर कस्टमर कह रहा है कि मुझे 800 की दे दो, तो बार्गेनिंग तो आपको करनी नहीं है। अगर क्वालिटी अच्छी रखी है, तो अगर आपने जहाँ बार्गेनिंग कर दी तो आपकी ब्रांड की वैल्यू ख़त्म। आप चले जाएं जैसे कि मिसाल के तौर जो बड़े ब्रांड है, जैसे कि ये बच्चा पार्टी हो गया, कभी वहाँ देखिए बार्गेनिंग अच्छी खासी सेल हो रही होती है, अच्छी खासी। अब एक कुर्ती ले लें, वैसे अगर हम घर पर मैन्युफैक्चरिंग करने जाएँ उस कुर्ती की, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से कॉस्ट उसकी 400 या 500 आएगी। अब 400-500 आएगी, वही कुर्ती वहाँ 1500 की बिक रही है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। उन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, उन्होंने अपने आप को एक रजिस्टर किया हुआ है, कोई बार्गेनिंग नहीं, ठीक है। अगर आपने क्वालिटी अच्छी रखनी है और आपको किस तरह कस्टमर गाइड करना है ये उसको आइडिया होना चाहिए। आप ChatGPT से भी दे सकते हैं। अगर इस वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये होता है कि बेस्ट सर्विस देनी है। और दूसरी बात, कस्टमर का रिव्यूज़ काफ़ी अहम है और काफ़ी आपके बिज़नेस को ग्रो कर रहा होता है। अक्सर कंपनियां क्या कर रही होती है, जैसे जो इंडिविजुअल काम करते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस कौन से लगा रहे होते हैं, जो अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है, अच्छे रिव्यूज़ तो लगा देते हैं, तो हर किसी को पता है अच्छे रिव्यूज़ तो हर कोई लगा, बैड रिव्यूज़ भी लाजमी लगाएं। बैड रिव्यूज़ से ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर बैड रिव्यूज़ देता है और उसके नीचे लिखें, मेंशन करें कि नेक्स्ट टाइम हम आपको अच्छे तरीके से सर्विस देंगे, कुछ भी ऐसी ChatGPT से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो जब आप बैड रिव्यूज़ लगाते हैं ना और कोई नया कस्टमर देख रहा होता है कि यार इसके बैड रिव्यूज़ भी हैं, इसके नीचे उसने मेंशन भी किया हुआ है, मतलब ये बंदा वेरीफाई है, फिर वो लास्ट में वो बाय करता है। क्योंकि गुड रिव्यूज़ तो हर कोई देख रहा होता है, बैड रिव्यूज़ से और ज़्यादा उसको भरोसा हो जाता है कि चले यहाँ इससे हम लोग बात कर लेते हैं, कोई डीलिंग कर लेते हैं।
ये होती है बात रिव्यूज़ लाजमी आप लें, फीडबैक लाजमी आप कस्टमर से लें, और जो भी नेगेटिव रिव्यूज़ भी हो वो आपने स्टेटस पे अपने वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर रिव्यूज़ लाजमी जमा करें। ये हो गई बात। उसके बाद आती है कि रिटर्न पॉलिसी। अक्सर यहाँ पर लोग रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं आपको बात कहूँ दराज़ की। दराज़ जब 2012 में लॉन्च हुआ था, उसका काम यही था कि प्रोडक्ट देना कस्टमर को और फिर पीछे हट जाना। फिर वो क्या करता था कि कस्टमर उस पर आते नहीं थे, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे सेलर आ गए थे जो चीज़ दिखाते क्या थे और बेचते क्या थे। फिर और दराज की वैल्यू ख़राब हो गई। और यहाँ तो काफ़ी ऐसे काम चल रहा होता है। यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर आपको चीज़ ब्लैक दिखाएंगे, ब्लू पकड़ा देंगे, बोलेंगे नहीं पिक्चर अफेक्ट है। तो पिक्चर अफेक्ट है तो आप मेंशन करो उस पिक्चर पर कि ये पिक्चर है, इस पर कलर बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन इसका कलर सेम ये है। मतलब आपको लिख दें, मेंशन कर दें कि कस्टमर का जहन बन जाए। ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं जो आप खुद देख सकते हैं, गुल अहमद की हो या कोई भी ऐसी वेबसाइट हो जो जिस पे पिक्चर इफेक्ट में कलर चेंज हो जाते हैं ना, तो उसने मेंशन किया हुआ होता है ताकि कोई क्लेम ना करे। ठीक है। और बात हो रही थी रिटर्न पॉलिसी की कि रिटर्न पॉलिसी लाजमी एक्सेप्ट करें। कस्टमर को अगर चीज़ जा रही है, कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आए तो आप वो रिटर्न ले लें। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या करते हैं लोग, यहाँ जैसे कि मिसाल के तौर फ्राइडे को आपको एक ऑर्डर देंगे, सैटरडे को उसको एक कुर्ती मिल गई, वो अपना फंक्शन निपटा कर मंडे को आपको बोलिए रिटर्न कर दीजिए कि भाई मुझे पसंद नहीं आई या साइज़ सही नहीं है, आपने वो रिटर्न रख ली। अक्सर यहाँ पे लोग रिटर्न रख देते हैं और फिर इस तरह से लॉस हो रहा होता है और वो बिज़नेस रिटर्न पॉलिसी वो लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जब भी अपनी कुर्ती को लॉन्च करें तो उसका फ्रंट पर कोई टैग लगा, जो आपका ब्रांड होगा उसका टैग फ्रंट पर लगा। जाहिर सी बात है, कोई इवेंट पर जाएगा तो जाएगी तो वो टैग लगा कर तो नहीं जाएगी, तो टैग निकाले कि अगर टैग निकाले कि रिटर्न पॉलिसी ख़त्म, वो आपने अपनी वेबसाइट या फेसबुक या जहाँ भी आपने बिज़नेस करें तो वहाँ मेंशन करना है। तो ये जब आपने कर दिया तो भी आपके एक बिज़नेस को अच्छी खासी ग्रो मिल सकती है। रिटर्न पॉलिसी लाजमी एक्सेप्ट करनी है। तो ये बात हुई। अच्छा, मैं बात कर रहा था दराज की। देखें यहाँ वहाँ निकल जाऊँ, इसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होती है। तो दराज ने जब 2012 में जब रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करने लगा। 2-3 साल के बाद जब देखा ना कि रुझान काफ़ी वो कम हो रहा है, तो उसने रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करने लग गया। लेकिन उस पर भी ये है कि अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी होगी तो आपके दराज वॉलेट में पैसे आएंगे, उससे आप शॉपिंग कर सकते हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद ये भी इसने चेंज कर दिया। अब इसने ये है कि अब दराज में आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ है। आपने परचेजिंग की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जी पैसा, जैस पैसा का आपने उसको पेमेंट की, तो आपको जब चीज़ रिटर्न करनी है 7 दिन के अंदर रिटर्न कर दी, एज इट इज़ चीज़ होगी। तो फिर वो जब दराज आपको बिल्कुल आपके अकाउंट में पैसे भिजवा देगा, जो आपके कैश आप उसको फिजिकल इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वरना पहले वो दराज वॉलेट में होते थे, पहले की ये कानून था, पहले का ये रूल था। अब ये चेंज हो गया। लेकिन आप COD में मेरे ख्याल से दराज वॉलेट में रह जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ लोगों को COD ना करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। अब आप जब रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे तो कस्टमर वो देखेगा कि मेरी पेमेंट सेफ है, अगर मेरे पास कोई गलत चीज़ भी आ जाती है मैं रिटर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब वो रिटर्न पॉलिसी जब देख लेते हैं तो इस पर भी आपके कस्टमर काफ़ी टारगेट होते हैं, काफ़ी हंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है बिज़नेस की जो तरीका होता है, जब प्रोफेशनल, इंडिविजुअल और लोकल। तो ये तीनों बिज़नेस में आपका है कि आपका जहन आप किस तरफ जाना चाहते हैं। पैसे हैं, इनकम आपकी अच्छी है तो आप ट्रेडमार्क लॉन्च कर लें, अपना ब्रांड रजिस्टर कर लें। पैसे नहीं हैं, आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल तरीके से करें, आपका अपना लोगो बनाएं, अपना सब कुछ एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, और वो आपके बिज़नेस के रिलेटेड एक्टिविटी हो, ना कोई पर्सनल नहीं हो। अब इस पर क्या होता है, अगर आपके जहन में बात आएगी कि अगर मेरे सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप पर अगर मेरा अपना पर्सनल यूज़ है, उसमें मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ और मैं अपनी पर्सनल एक्टिविटी भी रख रहा हूँ, तो उस पर क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कस्टमर आपके पास है जो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ से तंग हो रहा होगा, या मिसाल के तौर पर वो कह रहा होगा कि यार ये तो अपनी पर्सनल एक्टिविटी डाले, या कोई सियासत के हवाले से कोई बात होगी, कोई भी ऐसी बात होगी जो उसको हर्ट करेगी कस्टमर को, तो वो आपसे परचेसिंग नहीं करेगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, पर्सनल बात भी बता रहा हूँ। अगर मैं जिसका मैं फॉलोवर हूँ, जिस मिसाल के तो मैं किसी एक बंदे को पसंद करता हूँ और मेरे पास वो व्हाट्सअप पर एक बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है, जो अपना प्रोडक्ट बेचा, मैं इससे परचेसिंग कर रहा हूँ, एंड वर्क पर इसने आकर उसने ऐसी पोस्ट लगा दी जो मुझे हर्ट कर रही है। क्या इसने मेरे चाहने वाले के खिलाफ ऐसे लगा दी। और बाकायदे से मैं आपको पर्सनल बात बताऊं कि मैंने ऐसे बंदों को काफ़ी हटाया। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल जिनके मैं वीडियोस देखता था, जब उनको देखा कि यार ये तो ऐसे बंदों को सपोर्ट करें, मैंने उनको सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया और अब मैं उसको नहीं देखता, दिल ही नहीं मानता। बस ये आपका भी जहन होता होगा, क्या नहीं मेरे चाहने वालों के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उससे तो देखूंगा भी नहीं। तो बहरहाल ऐसी जहन अच्छी सोच है, बिल्कुल अच्छी सोच है, लेकिन अगर बिज़नेस करना है तो आपको अब इन चीज़ों से बिल्कुल हटना पड़ेगा। आपको बिल्कुल बिज़नेस के प्रोफेशनल
की तरह से आपको वो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब वो उसका बंदा रखें या आप खुद से करें, देखें खुद तो नहीं कर सकता। अगर खुद करने जाएंगे तो आपको एक काम करेंगे तो दूसरा काम छोड़ देंगे, दूसरा काम छोड़ेंगे, तीसरा काम छोड़ देंगे, क्योंकि आपको हमेशा एक चेन बनानी होगी। अब चेन कैसे बनती है? चेन ऐसे बनेगी कि जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको आपने सोशल मीडिया की एक्टिविटी दे दी, आप उसको मंथली के 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी। अगर आपको कोई घर का बंदा है तो आप कहें कि एज अ फ्री करें, जब ऑर्डर आएगा हम आपको कमीशन देंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको कहना है कि आपको एक्टिव रहना है पूरे दिन में। अब वो ज़रूरी नहीं है पूरा दिन मोबाइल लेकर लैपटॉप लेकर बैठा रहे, 2-3 घंटे के बाद एक आप उसको पोस्ट दें, वो आपके सोशल मीडिया पर डाल दें, जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करें, प्रोफेशनल तरीके से वो आपकी पोस्टिंग डालें। तो ये भी आपका इस तरीके से बिज़नेस कस्टमर टारगेट हो सकते हैं। और वो बंदा जो दिन में 4 पोस्ट डालेगा, जैसे कि मिसाल पे फेसबुक खोला फ़ौरन डाल दिए, इंस्टाग्राम खोला फ़ौरन डाल दिया, टिकटॉक और यूट्यूब डाल दिया, देन वो फारिग 1-2 घंटे फिर काम करे, फिर 2-3 बजे फिर दोबारा। और उसका आप चेक भी रखें लाजमी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं चलिए इसने काम कर दिया तो कोई मसला नहीं है, चलो फ्री में भी करवाएं, आप उसको चेक लाजमी रखें। सैटरडे को आप उसकी मीटिंग रखें, एक ज़ूम मीटिंग रखें या व्हाट्सअप पे ले लें, आप बोलें कि भाई देखें मैंने आपको सोशल मीडिया भी खोला हुआ है, लेकिन आपने इतनी पोस्ट नहीं की, इतनी पोस्ट नहीं की, ये आप एक्टिव नहीं हैं। अगर एक्टिव है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसकी तारीफ़ करें। अगर आपको उसका काम पसंद आ रहा है, आपने उसको पैसों की बात नहीं की, आप ऐसे ही 500-1000 रुपये उसको दे दें, तो आप उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है इधर काम करने के हिसाब से। तो ये तरीका है बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। देखें मुझे कोई इतना को ख़ास आइडिया नहीं है और ना ही मैं कोई एक बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, लेकिन बस मेरी जो रिसर्च स्टडी जो मैंने इंटरनेट से और चैट जीपीटी से जो सीखा है, जो समझ रहा हूँ अभी भी, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई लोगों का मोहताज मत हों, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और उसको आप महीने के लिए $20 दें। अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल बर्ड से, तो उसके ज़रिए भी आप उसके काफ़ी बिज़नेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल के दौर में चैट जीपीटी ने तहलका मचा दी है भाई। आपकी सोच है, अगर आपकी जहाँ सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ चैट जीपीटी की सोच शुरू होती है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल भी बात बता रहा हूँ कि इसमें आप अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो लाजमी सोशल मीडिया वगैरह और जो रिटर्न पॉलिसी, कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाइड करना है, देखिए कस्टमर से ही आपके पैसे आने, तो कस्टमर को आपको मेहनतें करनी है। ऐसे नहीं है कि नहीं यार चलो भाई आपको पसंद नहीं है कहीं और से ले लो, तो वो कस्टमर आप पर नाराज़ हो जाएगा, वो तो कहेगा किसी और से भी ले लें। तो कस्टमर को लाजमी उसको वो करने हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और फिर वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। आपने अमेज़ोन का नाम सुना है? अमेज़ोन पर अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई अकाउंट बनाता है ना एज अ बेचने के लिए, तो वो बेचने के अकाउंट को परमिशन दे देता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचने की कभी परमिशन नहीं देगा विदाउट वो वेरीफाई करे। अगर वो वेरीफाई करेगा आप सही हो, आपने सही प्रोडक्ट लॉन्च किया है और कस्टमर को अच्छी रिव्यूज़ दे रहे हो, अच्छे वो दे रहे हो सर्विस, तो वो आपको वो करेगा, अप्रिशिएट करेगा, आपका अकाउंट की हेल्थ अच्छी करेगा। अब उसको तो पैसे मिलने हैं। अब मैं आपका अगर मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा अमेज़ोन का, आपका अकाउंट वो $39 वो चार्ज करे, जो आपके प्रोडक्ट उनके वेयरहाउस में जाएंगी उसके अलग से चार्ज करे, उसको तो पैसे मिलने हैं। वो तो चाहे तो अपनी दुकान खोल सकता है, लेकिन वो ऐसे सेलर को उसको चाहिए नहीं। वो कहता है मुझे कस्टमर की सर्विस अच्छी देनी है। वो कह रहा है कि कस्टमर खुश होगा तो मैं आपको खुश रहकर आपको अपने स्टोर पे चीज़ें लगाने दूंगा। अगर आपसे कस्टमर खुश नहीं, चाहे आप मुझे 2 लाख भी दे दोगे, चाहे मुझे कितने भी डॉलर दे दोगे, आप आपका अकाउंट में डीएक्टिव कर लूँगा, आपके जितने भी पैसे हैं आपके सीज कर दूंगा। मतलब वो काफ़ी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा होता है अमेज़ोन। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो जाए। तो यही है कि अगर आपके मिसाल के तौर पर 1000 की चीज़ आपने कस्टमर को दी है, 5000 की चीज़ कस्टमर को दी, अब वो रिटर्न भेज रहा है, आपको सोच होगी यार ये तो मेरे मत्थे पे आ गई 5000 की चीज़, आपने उसको घुमा दिया कि नहीं ऐसा है नहीं वैसा है नहीं, ये नहीं वो नहीं, उसे कल घुमा दिया उसने, चलो 5000 की चीज़ रख दी, आपको 5000 का लॉस बच गया ना, कोई मसला नहीं, बच गया। लेकिन वो कस्टमर क्या पता आगे आपको 10-15 हज़ार का प्रॉफिट कर देने वाला हो और वो रह गया वो आपके इस रिटर्न पॉलिसी ना एक्सेप्ट करने की वजह से। तो ये लाजमी आप ये चीज़ों को नोट करें। इंशाल्लाह आगे जाकर दराज वगैरह की भी कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों के, मैं आज फारिग बैठा हुआ था तो मैंने सोचा सोहेल भाई ने एक ग्रुप बनाया, तो एक रिक्वेस्ट की, मतलब इन्होंने ऐड किया मुझे और अप्रिशिएट किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। मैंने पहले कहना चाहिए था मुझे, बार भूल गया। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा और जो मुझे नॉलेज थी मैंने आपके सामने रखी। अगर इसमें कोई बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर मुझे बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ आपने गलत बताई है, कोई इसमें और चीज़ें ऐड करनी चाहिए या कुछ और बताना चाहिए मुझे, तो आप मुझे बोलें, कमेंट करें, मैसेज करें। तो कोई बुरा लगने वाली बात नहीं भाई। सीखने सीखने से एक दूसरे से बातें जब कर रहे होते हैं तो बंदे को नई नई बातें पता लग रही होती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।